सबसे पहले चंद्रयान मिशन सफलता की सभी को शुभकामनाएं। और बहुत अच्छी खबर कल मिली, बहुत ही सफलतापूर्वक चंद्रयान जो हमारा लैंडर है वो चांद पर उतरा, सॉफ्ट लैंडिंग हुई और साउथ पोल पर चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। निश्चित तौर पर स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है और किसी भी देश की जो सफलता होती है, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी में हो या वो डिफेंस में या किसी भी सेक्टर में हो, इसका उस देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था एक होप चाहती है, एक जो विश्वास होता है। जब भी कुछ भी ऐसा काम हो देश में जिससे लोगों का उत्साह बढ़ता है, तो इस उत्साह से इकोनॉमी बूस्ट होती है, क्योंकि उस देश पर देश के लोग भरोसा करते हैं, दुनिया भरोसा करती है। और आप जानते हैं कि किसी भी देश में जब निवेश किया जाता है या उसके साथ ट्रेड किया जाता है, तो उनमें सबसे ऊपर जो देखा जाता है वो होता है विश्वास। जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, वो किसी देश पर लोगों का जो विश्वास है, बाहरी निवेशकों का जो विश्वास है, उसके आधार पर क्रेडिट डिसाइड करती हैं। तो इस मायने में भी भारत को चंद्रयान मिशन से लॉन्ग लास्टिंग एक बेनिफिट होगा और जिस पर्पज से हमारा ये मिशन चलाया गया है वो फायदा तो होगा ही। तो सबको बहुत सारी बधाइयाँ। इसके बाद टॉपिक हमारा शुरू करें, इससे पहले आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे दें जो हमने आपसे पूछा था। और क्वेश्चन हमने कोल्ड वॉर वीडियो में आपसे पूछा था। कोल्ड वॉर में मैंने नेटो के बारे में आपको बताया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और आपको बताया था कि यूक्रेन क्राइसिस कैसे नेटो की वजह से अभी भी हो रही है। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें नेटो का क्या रोल है, और कैसे वर्तमान में नेटो की सदस्यता लेने की जिद पर यूक्रेन अड़ा हुआ है। और इसी वजह से रशिया ने उस पर अटैक किया, क्योंकि एक जमाने में यूक्रेन रशिया का ही पार्ट था। ये मानिए कि जो यूक्रेन है ये रशिया का ही छोटा भाई था, लेकिन आज ये एक विरोधी दल में जाना चाहता है। तो रशिया इस पर आपत्ति दर्ज करा रहा है, क्योंकि वह इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। तो मैंने आपसे पूछा कि अभी हाल ही में कौन से देश ने नाटो की सदस्यता हासिल की है। नाटो में कुल 31 देश हैं, वर्तमान में 31 कंट्रीज हैं इसमें। तो हाल ही में अभी फिनलैंड ने नेटो की सदस्यता ग्रहण की है। तो फिनलैंड इसका 31वां देश है जिसने नेटो की सदस्यता हासिल की है। ये उस सवाल का जवाब है, उस क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने आपसे कोल्ड वॉर वीडियो में पूछा था। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है बजट डेफिसिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस बजट डेफिसिट का जो एक पर्पस है पढ़ाने का वो ये कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको आप सॉल्व कर सकें, और दूसरा ये कि आपको ये पता चले कि भारत में निरंतर घाटे का बजट रखा जा रहा है। यानी कि हर साल भारत में जो बजट प्रस्तुत होता है, सरकार की जो आय और व्यय के जो दस्तावेज रखे जाते हैं, उनमें हम देखते हैं बजट हमेशा ही हमारा नेगेटिव होता है। बजट के दो रूप हो सकते हैं, पॉजिटिव बजट और नेगेटिव। पॉजिटिव बजट को हम सरप्लस बजट कहते हैं, और जो नेगेटिव बजट होता है इसको हम बजट डिफिसिट कहते हैं। पॉजिटिव बजट क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस इज कॉल्ड बजट सरप्लस। यानी कि जब सरकार की आय अधिक होती है और व्यय कम होते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव बजट या बजट सरप्लस। लेकिन जब सरकार के खर्चे ज्यादा हो जाएं, जब एक वर्ष में सरकार खर्च ज्यादा कर देती है लेकिन सरकार की जो आय की प्राप्तियां हैं वो कम रह जाती हैं, यानी कि आमदनी कितनी? आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। ये जो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला जो हिसाब किताब है, तो इसमें क्या हो जाता है? माइनस अठन्नी का घाटा हो जाता है। अठन्नी जानते हैं किसे कहते हैं? बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अठन्नी किसे कहते हैं? इस अठन्नी को हम 8 आना भी कहते हैं। तो इसे हम 8 आना क्यों कहते हैं, आपको आरबीआई के टॉपिक में हम बताएंगे आपको कि जब करेंसी इशू होती है, करेंसी इशूइंग का पूरा एक हिस्ट्री है हमारे देश में। तो इसमें जो रुपया है पहले आना होता था, ठीक है, फिर ये कब रुपया बना और रुपए में कब दशमलव प्रणाली लागू की गई। तो 8 आने का मतलब क्या था और इसे अठन्नी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर जब सरकार की आय कम रह जाती है और खर्चे ज्यादा हो जाते हैं तो घाटा हो जाता है। मान लीजिए सरकार की जो आय है वो 50 रुपए है और जो खर्चे हैं वो 100 रुपए हैं, तो घाटा कितने का हो गया? 50 रुपए का। ये क्या है? डेफिसिट।
घाटा, नेगेटिव बैलेंस इज कॉल्ड बजट डिफिसिट। ठीक है, ये जो नेगेटिव है ये घाटा है, यानी कि सरकार को 50 रुपए और चाहिए अपने इस घाटे को पूरा करने के लिए। तो आज इसी पर हम डिटेल्स में बात करेंगे कि सरकार के जो घाटे हैं वो कौन कौन से हैं, उनको किस किस नाम से जाना जाता है, और घाटा हमेशा अच्छा बुरा होता है या इसमें कुछ अच्छाइयां भी छुपी हुई हैं। वो दुनिया का वो कौन सा देश था जिसने पहली बार घाटे का बजट प्रस्तुत किया, और उस घाटे के बजट से कैसे उस देश की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से बाहर निकली। यानी कि जब सरकार को घाटा होगा तो अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकलेगी। तो घाटा होना अच्छा है या बुरा है, घाटे का कंज्यूमर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रोड्यूसर पर क्या, यानी कि जो ग्राहक है उस पर क्या असर पड़ेगा, जो उत्पादक या विक्रेता है उस पर क्या असर पड़ेगा, और सरकार पर क्या असर पड़ेगा, और इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या क्या करती है, और घाटे को पूरा करने के लिए सरकार जो कार्य करती है यानी कि डिफिसिट मैनेजमेंट करती है, उसका आम आदमी पर और बाजार पर, अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले। वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें कुछ और बेटर कराना, जितने भी देखिए वीडियो आप देखते हैं मेरे, उनमें अगर आपको कुछ अच्छा लगता है उसको बताइए, उससे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। और अगर कुछ कमी रह जाती है या आप कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हैं या कोई टॉपिक जिस पर आप अलग से वीडियो लेना चाहते हैं, आप जरूर बताया कीजिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो भी सुझाव हैं उस पर काम हो सके और बेटर काम हम लोग कर सकें। ठीक है, तो बजट डिफिसिट में क्या होता है, सरकार की आय कम हो जाती है और व्यय अधिक हो जाते हैं। मैंने अपने टाइप्स ऑफ बजट, कंपोनेंट्स ऑफ बजट में आपको बहुत ही डिटेल्स में बताया है कि टाइप्स ऑफ बजट में कितने प्रकार के, कंपोनेंट ऑफ बजट में कितने प्रकार के बजट होते हैं, यानी कि बजट को कितने टाइप में बांटा गया है, उसके कंपोनेंट क्या हैं। उनमें मैंने रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के बारे में बहुत डिटेल्स में बताया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, कंपोनेंट ऑफ बजट, और उसको देखने के बाद ये वाला टॉपिक आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। और पूरी क्वेश्चन सीरीज हम कराएंगे बजट से, तो आप देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे पा रहे हैं। तब तक आप इसको पढ़िए, अपना टॉपिक तैयार कीजिए और फिर क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। आने वाले सभी एग्जाम में आपको इसका बहुत बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो घाटा कितने प्रकार का होता है, यानी कि जो सरकारी घाटा। और यहाँ पर एक चीज और बता दें, जब से हमारा देश आजाद हुआ है 1947 से लेकर के वर्तमान तक जितने भी बजट पेश किए गए हैं, सब में भारत का बजट कैसा था, घाटे का ही था, नेगेटिव बजट था, सरप्लस नहीं हो पाए। क्यों ऐसा हुआ, और इतने लंबे समय तक निरंतर घाटा कैसे हमारी अर्थव्यवस्था सह पा रही है, और घाटे का वास्तविक कारण जो हिडन कॉज है, छुपा हुआ कारण है, वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो जो पहला जो घाटा है इसको हम क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा या रेवेन्यू डिफिसिट। ठीक है, और रेवेन्यू डिफिसिट क्या है आगे हम बात करेंगे। दूसरा इसमें लिखा हुआ है राजकोषीय घाटा, यानी कि फिस्कल डिफिसिट। ये सबसे बड़ा घाटा होता है। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में कि विभिन्न घाटों में से सबसे बड़ा घाटा कौन सा है, तो सबसे बड़ा घाटा कौन सा है, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट। क्यों है ये सबसे बड़ा घाटा, इसके बारे में बताएंगे। प्राइमरी घाटा, प्राइमरी डिफिसिट या प्राथमिक घाटा क्या होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा, यानी कि जब केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सब्सिडी या अनुदान देती है, उसकी वजह से केंद्र को जो घाटा होता है, अतिरिक्त घाटा होता है, उसके कारण इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट होता है। इसके बारे में आपको बताएंगे। कैपिटल डिफिसिट यानी कि पूंजी घाटा क्या होता है, ये आपको बताया जाएगा। बजटरी डिफिसिट यानी कि बजटीय घाटा क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो कुल मिला अगर इन सारे जो आपके सामने लिखे हुए इनमें से अगर प्रश्न पूछा जाए कि इनमें सबसे वास्तविक घाटा कौन सा है, तो सबसे वास्तविक घाटा रेवेन्यू डिफिसिट है। यहाँ वास्तविक का मतलब ये है कि वास्तव में जिससे ये पता चल सके कि बजट में सरकार ने कितनी आय हुई और कितना खर्चा हुआ, तो ये रेवेन्यू डिफिसिट से प्राप्त होता है। लेकिन एक्चुअली में सरकार के संपूर्ण घाटे जो कि बताते हैं कि सरकार ने कुल कितना खर्च किया, बजट के अलावा भी सरकार ने कुल कितना खर्च किया, तो उसको जोड़ करके यानी कि सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ा घाटा कौन सा है, राजकोषीय घाटा। वास्तविक घाटा कौन सा है, रेवेन्यू घाटा। ठीक है, बाकी के बारे में हम आगे बात करेंगे इनके डिटेल्स में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बार बार पढ़िएगा, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा यहाँ। ठीक है,
तो ये बजट के डिटेल्स यहाँ पर हम जान लेते हैं। अब देखिए रेवेन्यू डिफिसिट यानी कि राजस्व घाटा क्या है। तो राजस्व घाटा पूरा एक लाइन में क्लियर हो रहा है, लेकिन मैं बार बार आपको बोल दूं कि ये जो घाटा है, जो ये वाला जो वीडियो है मेरा, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप कंपोनेंट ऑफ बजट पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी आपको यही नहीं पता है कि राजस्व बजट क्या होता है या राजस्व आय किसे कहते हैं। तो आप इसको कैसे समझ पाएंगे? तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद फिर से इसको देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है? जब सरकार की राजस्व प्राप्तियां या राजस्व आय कम हो जाती है और राजस्व व्यय अधिक हो जाते हैं। राजस्व रिसीप्ट या राजस्व प्राप्तियों में टैक्स से होने वाली आय आती है और उसके अलावा और भी आय आती हैं, और रेवेन्यू डिफिसिट में सरकार द्वारा किए गए ऐसे सभी खर्चे जो कि वास्तविक होते हैं वो सब आ जाते हैं। जैसे किसी को सैलरी देना, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको सरकार जो सैलरी देती है, सरकार जो ब्याज पर खर्च करती है, सरकार जो अनुदान देती है, ये सारे खर्चे किस में आ जाते हैं? ये रेवेन्यू खर्चे या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं, राजस्व व्यय में आ जाते हैं। और सरकार जो टैक्स लगाती है वो किस में आ जाते हैं? रेवेन्यू रिसीप्ट में। अगर इन दोनों का अंतर, यानी कि अगर किसी देश की रेवेन्यू रिसीप्ट कम होती है, यानी कि राजस्व आय कम होती है और राजस्व व्यय अधिक होते हैं, तो इसकी वजह से जो घाटा होता है उस घाटे को कहा जाता है रेवेन्यू डिफिसिट या राजस्व घाटा। ठीक है। दूसरा है यहाँ पर कैपिटल डिफिसिट। अब हमारे जो बजट के भाग थे, कंपोनेंट ऑफ बजट थे, उनमें दूसरा जो कंपोनेंट था बजट का वो क्या था? पूंजी बजट। तो पूंजी बजट में सरकार क्या करती है? उधार लेती है, उधार देती है। ठीक है। पब्लिक से उधार लेती है, विभिन्न प्रकार की जमा योजनाओं, बचत योजनाओं के माध्यम से आरबीआई से उधार लेती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उधार लेती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उधार लेती है। यानी कि किसी भी रूप में सरकार जब अन्य स्रोतों से पैसे लेती है तो ये सरकार की पूंजी प्राप्तियां होती हैं। और इसी प्रकार से सरकार की खर्चे भी होते हैं, यानी कि कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय और कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत किए गई सरकार की कुल आय का अंतर, अगर कैपिटल रिसीप्ट कम है और कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी कि सरकार ने ऋण ज्यादा ले लिया है, सरकार ने क्या कर लिया है? ऋण ज्यादा ले लिया है। अब सरकार का एक यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये देखें, अगर सरकार ने इस वर्ष ज्यादा ऋण ले लिया है, ठीक है, तो सरकार ने ज्यादा ऋण ले लिया है तो इस वर्ष सरकार की कैपिटल रिसीप्ट ज्यादा दिखाई जाएंगी। ठीक है। तो ऐसे में पूंजी प्राप्तियां बढ़ी हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर सरकार ने कम मात्रा में कर्जा लिया है, कम मात्रा में ऋण लिया है और अधिक मात्रा में ऋण चुकाया है, तो क्या हो गया? अधिक पूंजी देश से बाहर चली गई, या सरकार के पूंजीगत जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के पूंजी खाते से संबंधित जितनी भी प्राप्तियां हैं, जितनी भी आय हैं, अगर ये कम रह जाती हैं और पूंजी खाते से संबंधित जितने भी खर्चे हैं सरकार के, ये अधिक हो जाते हैं, तो इससे जो घाटा हो रहा है सरकार को, इस घाटे को कहा जाएगा कैपिटल डिफिसिट या पूंजी घाटा। क्या है ये? पूंजी घाटा। ठीक है। बजटरी डिफिसिट क्या होता है? बहुत सिंपल है ये, यानी कि बजटीय घाटा क्या होता है? अगर राजस्व खाता और अगर राजस्व घाटा और कैपिटल घाटा इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जैसे अगर सरकार को राजस्व घाटा 100 रुपए का हुआ है और सरकार को कैपिटल घाटा 50 रुपए का हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ करके 150 हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो बजटीय घाटा होगा ये 150 रुपए का हो जाएगा। यानी कि राजस्व घाटा और कैपिटल घाटे को मिलाकर के बजटरी डिफिसिट प्राप्त होता है, बजटीय घाटा प्राप्त होता है। ठीक है। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है इसको समझिए, पूछा गया था पीसीएस में ये क्वेश्चन, प्राइमरी डिफिसिट या प्राथमिक घाटा। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो बजटरी डिफिसिट होता है, ठीक है, ये जो यहाँ पर बजटरी डिफिसिट है, यानी कि जो ये जो 150 रुपए का बजटरी डिफिसिट, बजटीय घाटा हुआ है सरकार को, ये एक्चुअली इन्होंने फिर आज मिस्टेक किया है टाइपिंग में, इसको हम ऐसे देख लें कि ये जो प्राइमरी डिफिसिट है ये क्या है, इसको फिर से एक बार देखिए। जो राजकोषीय घाटा है, ये वाला जो फिजिकल डिफिसिट है, फिजिकल डिफिसिट है, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है फिजिकल डिफिसिट इज ब्रॉड कॉन्सेप्ट बजट डिफिसिट। तो ये जो फिजिकल डिफिसिट है, इस फिजिकल डिफिसिट में से
ब्याज पर किया गया व्यय निकाल दिया जाए। ठीक है, फिजिकल डिफिसिट क्या है? फिजिकल डिफिसिट सीधे सीधे टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट प्लस नेट बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार द्वारा किए गए समस्त खर्चे और उसमें और क्या जोड़ दीजिए, सरकार ने जो उधारियां ली हैं, जो सरकार की वास्तविक उधारियां हैं, नेट बोरोइंग। नेट बोरोइंग का मतलब क्या है कि सरकार ने 100 रुपए उधार लिए और 50 रुपए उधार दिए, तो सरकार के कुल उधार तो कितने हो गए, 100 रुपए, लेकिन नेट बोरोइंग कितनी हो गई, 50 रुपए। तो सरकार द्वारा लिए गए नेट यानी कि शुद्ध या निवल ऋण जो है, इनको अगर जोड़ दिया जाए किसमें, सरकार द्वारा किए गए कुल खर्चे में, तो उससे जो घाटा मिलता है वो क्या होता है, फिजिकल डिफिसिट होता है। इसीलिए यह सबसे बड़ा घाटा हो जाता है। सबसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ये सरकारी घाटे का या बजट घाटे का। ठीक है, अब इस फिजिकल डिफिसिट में से क्या माइनस करना है, फिजिकल डिफिसिट में से ब्याज पर जो खर्च किया है सरकार ने, जैसे सपोज दैट कि सरकार का फिजिकल डिफिसिट अगर 1000 रुपए था, ठीक है, इस साल का सरकार का फिजिकल डिफिसिट 1000 रुपए था, तो इससे हमें प्राइमरी डिफिसिट निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, इसमें ये देखा जाएगा कि ये जो 1000 रुपए का घाटा हुआ है, इनमें से कितना पैसा ऐसा है जो सरकार ने ब्याज पर खर्च किया है। जैसे सरकार ने पिछले कई वर्षों में कर्जा लिया होगा, आरबीआई से ऋण लिया होगा, जनता से जमाओं के माध्यम से लिया होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, किसी भी रूप में सरकार ने जो कर्ज लिया था उस पर जो ब्याज दिया है, उस ब्याज को इस फिजिकल डिफिसिट में से घटाना होगा। तो अगर सरकार के फिजिकल डिफिसिट सपोज दैट 1000 रुपए है, ठीक है, 1000 रुपए फिजिकल डिफिसिट है और सरकार ने 200 रुपए ब्याज में खर्च किया है उसी वर्ष, तो इस ब्याज पर होने वाले खर्चे को इस 1000 में से निकाल देने पर कुल 800 रुपए मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार का फिजिकल डिफिसिट जो है वो 1000 रुपए होगा, लेकिन जो प्राइमरी डिफिसिट होगा वह कितना होगा, 800 रुपए होगा। यानी कि राजकोषीय घाटे में से ब्याज पर किया गया व्यय घटा देने पर क्या मिल जाता है, प्राइमरी घाटा या प्राथमिक घाटा मिल जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि वास्तव में जो 1000 रुपए का राजकोषीय घाटा हुआ है, इसमें से 200 रुपए तो सरकार ने ब्याज ही दिया है। तो इससे यह पता चलता है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो ऋणों पर निर्भर हुई है और ब्याज पर हम कितना खर्च कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश का जो इस समय जो राजस्व बजट है, उस राजस्व बजट में जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, उसका एक बड़ा हिस्सा, उस खर्चे का एक बड़ा हिस्सा ब्याज के रूप में हम दे रहे हैं। तो ब्याज एक बड़ी मजबूरी है और ब्याज हमें देना ही पड़ेगा अगर हम कर्ज लेंगे। तो हमारी सरकारों के जब घाटे बढ़ जाते हैं, उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार उधारियां लेती है, तो उस पर हर साल बड़ी मात्रा में ब्याज देना पड़ता है, जिससे हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ता जाता है। तो प्राइमरी घाटा यह बताता है कि अगर सरकार को ब्याज नहीं देना पड़ता तो वास्तव में कितना घाटा होता, ये इससे पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल डिफिसिट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा, ये क्या है, ये प्रभावी राजस्व घाटा है। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, इसको समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जो ग्रांट दिए हैं, अनुदान दिए हैं, सहायता की है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझे, मान लीजिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को 100 रुपए दिए ग्रांट या अनुदान के रूप में, सहायता करने के रूप में, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उस 100 रुपए से सड़क बना ली, उस पर खर्च कर दिया। तो केंद्र सरकार के जो राजस्व घाटे हैं, उन राजस्व घाटे में से इस 100 रुपए को निकाल दिया जाए तो पता चल जाएगा कि केंद्र सरकार के प्रभावी राजस्व घाटे क्या है। जैसे अगर केंद्र सरकार के प्रभावी राजस्व घाटे 1000 रुपए हैं, ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटे 1000 रुपए हैं और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 500 रुपए का अनुदान दिया और राज्यों ने उस पैसे से क्या किया है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जो अनुदान या सहायता की गई है और राज्य सरकारों ने उससे कैपिटल
एसेट्स का निर्माण किया है, संपत्ति का निर्माण किया, जैसे सड़क बनवाई राज्य सरकार ने पुलों का निर्माण कराया। तो केंद्र द्वारा दिए गए अनुदान या सब्सिडी से राज्य सरकारें अपने राज्य का विकास करती हैं। तो वास्तव में राज्यों के विकास कार्य में इस पैसे का इस्तेमाल हुआ है। तो यह केंद्र सरकार के द्वारा किए गए खर्चे तो हैं, लेकिन राज्यों में किसी न किसी संपत्ति का निर्माण तो हुआ, भविष्य में इससे बहुत लाभ होगा। तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए ऐसे अनुदान या ग्रांट जिनसे राज्यों में एसेट्स या संपत्ति का निर्माण होता है, अगर इन अनुदानों को केंद्र सरकार के राजस्व घाटे में से निकाल दिया जाए तो जो बचता है उसे कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। मतलब केंद्र सरकार यह बताती है इस प्रभावी राजस्व घाटे के माध्यम से कि अगर केंद्र सरकार ने राज्यों को ये 500 रुपए सहायता न की होती तो वास्तव में उसका घाटा 500 रुपए था। ये 1000 रुपए इसलिए हो गया क्योंकि 500 रुपए केंद्र ने राज्यों को आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किए और राज्यों ने इस 500 रुपए से अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया, जिससे उनका भविष्य में उनकी अर्थव्यवस्था को लाभ होने वाला है। ठीक है, तो प्रभावी राजस्व घाटा इस तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए, ये जो घाटे के जो बहुत सारे प्रकार हैं और घाटे कैसे निकाले जाते हैं, इनको जानने के बाद अब एक चीज यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो घाटे हैं, इन घाटों को पूरा करने के लिए सरकार कोई ना कोई तो इंतजाम करेगी, यानी कि डिफिसिट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो डिफिसिट मैनेजमेंट है, जिसे हम हीनार्थ प्रबंधन भी कहते हैं, इसमें कैसे मैनेज करती है सरकार अपने घाटे को। मान लीजिए सरकार को 100 रुपए का घाटा हो गया, तो 100 रुपए के इस घाटे को पूरा करने के लिए अब सरकार क्या करेगी, कैसे इसको मैनेज करेगी, उसी को बोलते हैं डिफिसिट मैनेजमेंट या हीनार्थ प्रबंधन। जैसे आपके घर में अगर आपकी आमदनी 10,000 रुपए है और खर्चा 15,000 रुपए हो जाता है, तो आप इस 5,000 रुपए का जो घाटा है इसको पूरा करने के लिए क्या करोगे, तो आप जो प्रयास करोगे अपने स्तर पर, सरकार भी ऐसे ही प्रयास करती है घाटे को पूरा करने के लिए। तो इससे क्या होगा, आप देखिए, सबसे पहले देखिए कि जो हीनार्थ प्रबंधन, ये जो घाटे का बजट है, इस घाटे के बजट का जो कॉन्सेप्ट है ये कौन लेकर के आया था। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आया था डिफिसिट मैनेजमेंट का, वो उसका नाम था J.M. कीन्स। J.M. कीन्स या अर्थशास्त्री कीन्स ने ये जो डिफिसिट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिस्ट J.M. कीन्स फर्स्ट mentioned fiscal deficit management to stimulate economy in 1929। कीन्स घाटे के बजट का कॉन्सेप्ट क्यों लेकर के आए थे, टू स्टिमुलेटेड इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो क्या इसका मतलब है कि घाटे से इकोनॉमी बूस्ट होती है। अमेरिका में 1929 में मंदी आई थी, 1929 की मंदी का वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखिएगा। तो इस मंदी में अमेरिका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था इकोनॉमिकली, और वहां पर एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुके थे, लोगों की परचेसिंग पावर खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से वहां की जो इंडस्ट्री थी, जो व्यापार थे, पूरी तरह से खत्म हो चुके, चौपट हो चुके थे। तो वहां जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने अमेरिका की सरकार को सजेशन दिया और ये कहा कि सरकार अपने खर्चे बढ़ाए, सरकारी व्यय बढ़ाया जाए, क्योंकि जब सरकार ज्यादा खर्च करेगी तो लोगों तक पैसा पहुंचेगा और उस पैसे से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे कि जो मंदी है, जो रिसेशन है, वो दूर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अमेरिका ने सरकारी खर्चे बढ़ा करके अपनी इकोनॉमी को मंदी से बाहर निकाला, और इस प्रोग्राम को कहा जाता है न्यू डील प्रोग्राम। रूजवेल्ट ने चलाया था और उससे अमेरिका और दूसरे देशों की मंदी से बाहर निकलने में काफी हेल्प हुई। तो इसका मतलब है कि घाटा जो होता है, जो सरकारी घाटा कब होता है, जब सरकार ज्यादा खर्च करती है। तो ज्यादा खर्च करने से क्या होता है, इकोनॉमी स्टिमुलेटेड होती है और अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से, यानी कि जो ग्रोथ है इकोनॉमी की, वो तेज हो जाती है। तो इससे घाटा होता है, और इसका पहला प्रयोग किया था 1929 की मंदी में, किसने, कीन्स ने। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं कि वाई बजट डिफिसिट इज गुड, इस पर हम आए, इससे पहले एक चीज और आपको बता दें, अभी आएंगे हम इस पर। वाई बजट डिफिसिट इज बैड, कॉजेज ऑफ बजट डिफिसिट, इफेक्ट्स ऑफ बजट डिफिसिट। पहले हम कॉजेज ऑफ बजट डिफिसिट की बात करते हैं कि ये जो घाटा होता है सरकार को बजट में, ये क्यों हो जाता है। मैंने आपको बताया था, ये तो दिखने वाले कारण हैं,
कुछ ना दिखने वाले कारण, कुछ हिडन कॉजेज भी आपको हम बताएंगे, खासतौर से इंडिया के बजट डिफिसिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सरकार के जो घाटे होते हैं या बजट के जो घाटे होते हैं उनके कारण क्या है? अ टैक्स स्ट्रक्चर दैट अंडरटेक्स हाई वेज अर्नर्स बट ओवरटेक्स लो वेज अर्नर्स, यानी कि जब टैक्स का स्ट्रक्चर इस तरह से हो, किसी देश का टैक्स का स्ट्रक्चर, अगला वीडियो टैक्स स्ट्रक्चर पर ही आने वाला है इंडिया के, देखिएगा उसको। अगर किसी देश की करों की संरचना इस प्रकार से होती है कि जो अधिक आय वाले लोग हैं, हाई वेज अर्नर्स हैं, जिनकी आमदनी ज्यादा है, उन पर क्या होता है? उन पर कम टैक्स लगाया जाए, यानी कि जिनकी आमदनी ज्यादा है उन पर टैक्स का प्रभाव कम पड़े, और जिनकी आमदनी कम है उन पर टैक्स का प्रभाव ज्यादा पड़े। अब इसको इस तरह से समझिएगा कि कोई एक व्यक्ति है जो 1000 रुपए कमाता है और दूसरा व्यक्ति है जो 100 रुपए कमाता है, तो 1000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति पर अगर 10% टैक्स लगाया जाएगा तो वह 100 रुपया देगा, ठीक है, और 100 रुपए कमाने वाले व्यक्ति पर 10% टैक्स लगाया जाएगा तो वो कितना देगा? वो उसमें से 10 रुपया देगा। तो जो 1000 कमाने वाला व्यक्ति है उसके पास 900 रुपए बचेंगे अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए, लेकिन 100 रुपए कमाने वाले व्यक्ति के पास केवल 90 रुपए बचेंगे अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए। पहला व्यक्ति 900 रुपए में अपनी जरूरतों के सामान खरीद सकता है, बाजार में वस्तुओं की को क्रय कर सकता है, यानी कि उसकी परचेजिंग पावर बनी रह सकती है। लेकिन जिस आदमी के पास 90 रुपए बचे हैं वह कहीं ना कहीं बाजार में जो सामान खरीदता था उसमें कटौती करेगा, यानी कि उसकी डिमांड में कमी हो जाएगी। तो जब किसी देश की टैक्स स्ट्रक्चर यानी कि कर संरचना इस प्रकार से होती है कि कम इनकम वाले जो ग्रुप हैं उन पर टैक्स का प्रेशर ज्यादा होता है, और जो ज्यादा आय वाले जो ग्रुप है सोसाइटी के उन पर टैक्स का प्रेशर कम होता है, तो इससे क्या होता है? इससे दोहरा असर पड़ता है। देश को दो तरह का नुकसान होता है। पहला नुकसान ये होता है कि इससे इनकम कम हो जाती है, यानी कि इससे परचेजिंग, इससे जो लोअर क्लास, जो लोअर वेजेस जो क्लास है, यानी कि जिसकी आमदनी कम है, जिसकी मजदूरी कम है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है क्योंकि वह टैक्स दे देता है और उसके पास खर्च करने के लिए कम पैसे बचते हैं। इससे डिमांड में कमी आती है और इसका सीधा असर पड़ता है उत्पादक पर, यानी कि प्रोडक्शन रेशियो भी धीमा हो जाता है, मंदी आने का संकट हो जाता है इससे। और दूसरी तरफ जब अमीर पर परसेंटेज और गरीब पर परसेंटेज बराबर होगा तो सरकार के जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी कम हो जाए, क्योंकि अमीर और ज्यादा टैक्स दे सकता था और गरीब पर टैक्स का दबाव कम करने की जरूरत थी। तो सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है और मार्केट में जो डिमांड का जो बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है अगर ये चीज हो जाए कि सरकार के टैक्स का स्ट्रक्चर ऐसा हो जिससे कि ज्यादा इनकम वाले पर टैक्स कम प्रभाव डाले और कम इनकम वाले पर टैक्स का प्रभाव ज्यादा पड़े। तो इसलिए इसकी वजह से भी घाटा हो जाता है सरकार को और इस घाटे की वजह से डिफिसिट की प्रॉब्लम आती है। और क्या कारण है बजट डिफिसिट के? इंक्रीज्ड स्पेंडिंग ऑन प्रोग्राम्स एंड सब्सिडी। जब सरकार अपने खर्चे बढ़ा देती है, जब सरकार के खर्चे बढ़ जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम शुरू कर दिए जाते हैं। जैसे भारत में ही देखिए मनरेगा पर कितना खर्च किया जा रहा है, बहुत सारी वेलफेयर प्लानिंग है उस पर खर्च किया जा रहा है, कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर गवर्नमेंट खर्च कर रही है, क्योंकि हमारे देश में एक तरफ सरकार को गरीबी दूर करने पर खर्च करना पड़ रहा है, कल्याणकारी योजनाएं चलाने पर खर्च करना पड़ रहा है, इनइक्वालिटी पर खर्च करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री है, जो इकोनॉमी का कोर सेक्टर है उस पर खर्च करना पड़ रहा है, जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़क, पुल, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ रहा है सरकार को। जैसे स्वच्छ भारत मिशन पर सरकार ने कितना खर्च किया, प्रधानमंत्री आवास योजना पर कितना खर्च किया, तो इन पर जो खर्च होता है तो इससे क्या होता है, सरकार के जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं और इस हिसाब से आमदनी नहीं हो पाती तो घाटा हो जाता है। और सब्सिडी बढ़ा देती है, जब सरकार बहुत सारी सब्सिडी, जैसे उज्ज्वला योजना पर बहुत सारी सब्सिडी दे सरकार ने कहा कि अब हम गैस का सिलेंडर भी भरवाएंगे साल में 2-3 बार, तो इन सबसे सरकार के खर्चे निरंतर बढ़ते जाते हैं लेकिन सरकार की इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ पाती, तो क्या हो जाता है, सरकार को घाटा हो जाता है। इसके अलावा टैक्स कट्स दैट डिक्रीज रेवेन्यू, यानी कि सरकार जब टैक्स में कमी कर देती है, जब सरकार टैक्स में कमी कर देती है तो क्या हो जाता है, जो रेवेन्यू यानी कि जो सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व या आय है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज या कम हो जाती है।
लेकिन और सरकार साथ साथ में क्या करती है, बट प्रोवाइड कॉरपोरेशन विद फंड्स टू इंक्रीज, यानी कि जब सरकार अपने टैक्स कम कर देती है तो ऐसी कंडीशन में सरकार को होने वाली जो आय या राजस्व है उसमें कमी हो जाती है, लेकिन तमाम जो योजनाएं हैं, जैसे सड़क कंटिन्यू बन रही है, जैसे हाईवेज बन रहे हैं, उसके लिए कंटिन्यू सरकार फंड प्रोवाइड कराती रहती है, तो इससे सरकार के घाटे बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा लो जीडीपी रिजल्ट्स इन लोअर टैक्स रेवेन्यू, अगर किसी देश की जीडीपी कम रहती है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कम रहता है, तो सकल घरेलू उत्पाद कम होने से उस देश के जो टैक्स पेयर हैं उनकी टैक्स पेइंग कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1000 कमाएगा तो वो 10% के रूप में सरकार को 100 रुपए देगा, अगर कोई आदमी 100 रुपए कमाएगा तो वो 10% के रूप में 10 रुपए देगा। यानी कि हमारी और आपकी कमाई जितनी ज्यादा बढ़ेगी सरकार को हमसे उतना ज्यादा टैक्स मिलेगा, लेकिन कमाई तब बढ़ेगी जब जीडीपी बढ़ेगा। अगर जीडीपी कम है तो लोगों की आमदनी कम है, और लोगों की आमदनी कम है तो सरकार को जो टैक्स मिल रहा है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सरकार की निरंतर आमदनी घटती रहती है लेकिन खर्चों में कमी नहीं आती, इसकी वजह से ये होता है। ये तो था दिखने वाले कारण, थोड़े हिडन कॉस्ट जान लो। अब भारत में क्योंकि ट्रेडिशनल बजट बनता है, मैंने टाइप्स ऑफ बजट का वीडियो डाला है, देखिएगा। भारत में जो परंपरागत बजट बनता है इसकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसमें सरकार को जो पैसे दिए गए हैं खर्च करने के लिए, इन पैसों को एक निश्चित समय यानी कि 31 मार्च पूरा होने से पहले उस कार्य पर खर्च कर देना होता है जिस कार्य के लिए पैसे दिए गए हैं। खर्च किए गए पैसे की परफॉर्मेंस चेक नहीं की जाती कि सरकार ने जो 100 रुपए खर्च किए हैं उनसे देश को क्या मिला, या ये 100 रुपए गलत जगह तो नहीं खर्च किए गए हैं। बस इतना चेक किया जाता है कि जिस काम के लिए दिए गए उसी काम पर खर्च किए जाए, क्वालिटी नहीं चेक की जाती। जैसे सरकार को 100 रुपए दिया कि सड़क बनाना है 1 किलोमीटर की, तो सड़क तो बना दी सरकार ने लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत खराब है, और क्वालिटी खराब होने की वजह से हर साल सड़क बनेगी, हर साल उसके लिए रुपया दिया जाएगा। तो परंपरागत बजट होने की वजह से सरकारी धन का दुरुपयोग होता है, मिसयूज होता है, इससे भी हमारा घाटा बढ़ता है। दूसरा क्या है, करप्शन, भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, यानी कि शासन और प्रशासन के भ्रष्टाचार के कारण भारत में बजट का घाटा बढ़ता है। जो काम 1 रुपए में हो सकता था उसमें घूसखोरी की वजह से 100 रुपए खर्च होते हैं, सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए, या क्वालिटी कम करने के लिए मटेरियल की क्वालिटी घटा देते हैं और 10 रुपए में काम किया, 90 रुपए अपनी जेब में डालिए, शासन प्रशासन ने बांट लिए। तो कुल मिलाकर के जब सरकारी धन का मिसयूज किया जाता है, बहुत सारे स्कैम होते हैं, घोटाले होते हैं, तो इन सब स्कैम और घोटालों की वजह से साल दर साल भारत का जो घाटा है बजट का वो बढ़ता जाता है। ये कैसे ठीक होगा? ये ठीक होगा जब हमारे देश में नैतिक रूप से जिम्मेदारी बनेगी, शासन और प्रशासन ये मान के चलेंगे कि ये जो सरकारी धन है ये जनता का धन है और बजट के माध्यम से जनता पर खर्च करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो कुल मिलाकर के घाटे के कारण आपने जान लिए। अब आप देखिए इसमें कि क्या घाटा हमेशा बुरा ही होता है, क्या घाटा कभी अच्छा नहीं हो सकता? तो इसमें पहले हम बैड वाला बता दें, वाई बजट डेफिसिट इज बैड, यानी कि बजट का जो घाटा है ये आपके लिए बुरा क्यों है, क्या समस्या पैदा हो जाती है जब निरंतर सरकार घाटे का बजट प्रस्तुत करती है, इससे क्या समस्या पैदा हो जाती है? बजट डिफिसिट कैन लीड टू हायर लेवल्स ऑफ बोरोइंग, हायर इंटरेस्ट पेमेंट्स। जितना ज्यादा घाटा बढ़ेगा सरकार उस घाटे को पूरा करने के लिए लोन लेगी, उधारियां लेगी, और उन उधारियों पर सरकार को क्या करना होगा? उन उधारियों पर सरकार को ब्याज देना होगा। तो जब बजट डिफिसिट होता है यानी कि जब बजट में घाटा होता है तो इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार अपनी उधारियां बढ़ा देती है, आरबीआई से ज्यादा कर्ज लेती है, विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सरकार ज्यादा कर्ज लेती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, उस पर जो ब्याज दिए जा रहे हैं वो निरंतर बढ़ते जाते हैं, और जब ब्याज बढ़ते जाते हैं तो अगले वर्ष फिर से घाटे का बजट सरकार रखती है। गवर्नमेंट में cut back on certain expenditure और increase revenue generating activities। अगर घाटा बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा तो सरकार क्या करेगी? अपने घाटे को बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण
जो खर्चे हैं उनमें कटौती करना शुरू कर देगी। जैसे सरकार क्या करेगी, बजट में जैसे मान लीजिए मनरेगा के लिए जो रुपया दिया जाना था उसमें थोड़ी कटौती कर दी, जो सड़क बनाई जानी थी उसमें थोड़ी कटौती कर दी, यानी कि जो सरकार खर्च कर रही थी उस खर्च में कटौती करना शुरू कर देती है और ऐसी स्थिति में फिर देश का नुकसान होना शुरू हो जाता है। और क्या करती है सरकार, अपने रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज को इंक्रीज करती है, यानी कि सरकार ऐसा काम करती है जिससे कि उसकी आमदनी बढ़े, इसके लिए सरकार टैक्स बढ़ा देती है, और सरकार ऐसा काम कर देती है जिससे कि उनके खर्चे घटे तो सरकार सब्सिडी को घटा देती है। तो कुल मिलाकर के बुरा इसलिए है क्योंकि घाटा होने से सरकार के टैक्स बढ़ जाते हैं और जो सब्सिडी है वो क्या होती है, घट जाती है। तो सब्सिडी घटने से क्या होगा, हमारे और आप पर महंगाई का लोड पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सरकार ने 100 रुपए की सब्सिडी दी थी, जो सामान बाजार में 500 रुपए का था उस पर 100 रुपए छूट दी थी तो सामान हमको 400 रुपए का मिलता था। अब सरकार इस सब्सिडी को 50 रुपए कर लेती है घटा करके, तो अब वो सामान हमको 450 रुपए का मिलेगा। तो ये 50 रुपए हमारी जेब से एक्स्ट्रा गए। और क्या करेगी सरकार, टैक्स बढ़ा देगी। तो 10% से अगर 15% टैक्स बढ़ जाएंगे तो फिर हमें और ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ग्राहक पर ही तो इसका लोड पड़ेगा। तो ऐसा करने की वजह से ये जो बजट है वो बुरा माना जाता है और इससे इकोनॉमी को नुकसान होता है। अब यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि आप बजट डिफिसिट हमेशा बैड ही होता है, हमेशा बुरा होता है, क्या इसमें कुछ अच्छाइयां भी होती हैं? एक क्वेश्चन आईएएस मेंस में पूछा गया था कि हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्तीय व्यवस्था एक आवश्यक बुराई है। अब यहाँ दो चीजें थी, आवश्यक यानी कि गुड है और बुराई मतलब बैड है। तो आपको बताना था कि जो घाटे का बजट है या घाटे के बजट का जो डेफिसिट मैनेजमेंट है ये क्यों बैड है और क्यों गुड है। बैड क्यों है हम लोग डिस्कस कर चुके, अब देखेंगे ये गुड क्यों है। तो गुड क्यों है, दिस कैन हेल्प इन बूस्टिंग द इकोनॉमी, इसकी हेल्प से यानी कि इससे क्या कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सकते हैं। देखिए डिफिसिट इसलिए हुआ है कि सरकार ने ज्यादा खर्च किया है और सरकार, लेकिन डिपेंड करता है कि खर्च कहाँ किया है। अगर सरकार ने भ्रष्टाचार पर खर्च किया है, अगर सरकार ने घोटालों पर खर्च किया है तो इससे तो देश का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन बजट में भ्रष्टाचार और घोटाले का कोई पॉइंट नहीं होता, इसलिए उस पर हम ज्यादा नहीं बात कर सकते, पॉलिटिकल मैटर होता है। अगर सरकार बजट में घाटे में है तो इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार ने अपनी इनकम से ज्यादा खर्च किया है। इसका मतलब है सरकार ने इस देश में बहुत सारे कार्य किए हैं और जब सरकार ने देश में बहुत सारे काम किए हैं तो उसका बेनिफिट देश को और जनता को मिलना चाहिए। तो जब जनता को उसका फायदा मिलेगा तो क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगी। जैसे सरकार ने अगर सब्सिडी बढ़ा दी है और टैक्स घटा दिए हैं तो सरकार की इनकम घटी और सरकार के खर्चे बढ़े, लेकिन इससे सब्सिडी बढ़ने से लोगों की जेब में पैसा आया। जब लोगों की जेब में पैसा आया तो लोगों ने ज्यादा सामान खरीदा और जब ज्यादा सामान खरीदा तो ज्यादा सामान बनाया गया, इससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिला, जीडीपी बढ़ी, इससे अर्थव्यवस्था को लाभ हो रहा है। तो ऐसा घाटा अच्छा है। इसके अलावा when the government is spending more, जब सरकार ज्यादा खर्च करती है, there is more money circulating इन द इकोनॉमी, यानी कि जब सरकार ज्यादा खर्च करती है तो अर्थव्यवस्था में ज्यादा मनी सर्कुलेट करता है। ज्यादा मनी सर्कुलेशन का मतलब क्या है, सरकार ने हमें जो 50 रुपए की छूट दी, सब्सिडी दी, उस 50 रुपए से हम सामान खरीद पाएंगे, हम एक पेन खरीद पाएंगे। तो हम जो पेन खरीद पाए, पहले हम एक पेन खरीद पाते थे, अब हम 2 पेन खरीद पाएंगे, तो पेन की डिमांड बढ़ेगी और मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा। हमने 50 रुपए से 2 पेन खरीदे और विक्रेता ने 50 उस रुपए से थोक बाजार से और नए पेन खरीदे, थोक बाजार ने फिर क्या किया, और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से पेन खरीदे, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ज्यादा पेन को मैन्युफैक्चर्ड करेगी। तो जितना ज्यादा हम और आप सामान खरीदेंगे कारखानों में और फैक्ट्री में उतना ज्यादा सामान बनेगा। तो इससे मनी सर्कुलेशन बढ़ता है और मनी सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि होती है, जो बूस्ट होता है, जो स्टिमुलेशन होता है, यह सरकारी व्यय बढ़ने के कारण या डिफिसिट के कारण ही, बजट डिफिसिट के कारण ही होता है। और इससे क्या होता है, इन इकोनॉमी देयर बाय हेल्पिंग द इकोनॉमी टू ग्रो। और ये जो मनी सर्कुलेशन होता है ये किसमें हेल्प करता है, ये अर्थव्यवस्था को ग्रो करने के लिए या अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहयोगी होता है। इसलिए बजट डिफिसिट इज गुड, बट जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है
आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि घाटे को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। और ऐसी स्थिति में जब घाटा कंट्रोल में नहीं रहता तो सरकार को अपने घाटे पूरे करने के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। इफेक्ट ऑफ डिफिसिट मैनेजमेंट, यानी कि सरकार जो घाटे को पूरा करती है, डिफिसिट फाइनेंसिंग, इफेक्ट ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग। डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? जैसे सरकार की आय 100 रुपए, सरकार के व्यय 50 रुपए, तो सरकार का घाटा -50, सरकार -50, तो सरकार को 50 रुपए और चाहिए। तो इस 50 रुपए का जो सरकार इंतजाम करेगी इसी को कहा जाएगा डिफिसिट फाइनेंसिंग। तो इस डिफिसिट फाइनेंसिंग में सरकार जो ये 50 रुपए का इंतजाम करती है या पैसे का इंतजाम करती है, इससे क्या नुकसान होता है, क्या अफेक्ट पड़ता है? फिजिकल डिफिसिट एंड एक्सपेंशन इन पब्लिक डेट प्रोसेस प्रमोट इनिशियली डिफ्लेशनरी बट ग्रेजुअली इन्फ्लेशनरी। अब ये इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी, इनको बताने से पहले इन दो शब्दों को क्लियर करना है। प्रश्न आया हुआ है यहाँ से, आपको हम बता दें कि सरकार ये 50 रुपए का इंतजाम करने के लिए क्या क्या करेगी। सरकार ने 20 रुपए आरबीआई से उधार ले लिया, सरकार ने 10 रुपए पब्लिक से उधार ले लिया, सरकार ने 10 रुपए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाहरी स्रोतों से उधार ले लिया, पर अभी भी 40 रुपए का इंतजाम हो पाया, 10 रुपए और चाहिए। तो इस 10 रुपए को सरकार क्या करेगी? करेंसी इशू कराएगी, नए नोट छपवाएगी। आपको बता दें कि नोट छापने का जो कार्य है वो आरबीआई करता है, लेकिन आरबीआई द्वारा छापे गए नोट का जो नियंत्रण है वो सरकार करती है। यानी कि आरबीआई कब और कितने रुपए के नोट छाप सकता है, यह निर्णय सरकार करती है, यह निर्णय आरबीआई नहीं करता, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी का जो कंट्रोल है वो सरकार के पास ही होता है। तो सरकार आरबीआई को और नई करेंसी छापने का आदेश देती है और आरबीआई और 10 रुपए छाप करके सरकार को दे देती है। तब कहीं जाकर के सरकार ने 50 रुपए का इंतजाम किया, इससे अपना घाटा पूरा किया। तो हमारी अर्थव्यवस्था में 50 रुपए और नए आ गए ना, अर्थव्यवस्था में 50 रुपए और नए आ गए। अब इसको समझिएगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब सरकार अपने घाटे पूरे करने का प्रयास करती है तो क्या करती है? एक्सपेंशन इन पब्लिक डेट, पब्लिक डेट मतलब सरकारी ऋण, सरकारी ऋण में वृद्धि करती है और नए ऋण लेती है सरकार। डेट प्रोसेस प्रमोट इनिशियली, अब सरकार जो नए कर्जे लेती है या जो धन का इंतजाम करती है, सरकार ने 50 रुपए का इंतजाम किया, इससे क्या होता है? आरंभ में, इनिशियली मतलब आरंभ में तो ये क्या होता है? डिफ्लेशनरी होता है। डिफ्लेशनरी का मतलब क्या होता है? इस अपस्फीति में क्या होता है कि इससे पहले तो अर्थव्यवस्था सही होती दिखाई देती है, महंगाई काबू में आ जाती है, क्योंकि सरकार को 50 रुपए और मिल गए खर्च करने के लिए। तो इस 50 रुपए से सरकार ने लोगों की सैलरी बढ़ा दी, लोगों को ज्यादा मजदूरी दे दी। तो इससे शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि महंगाई से समस्या जो आ रही थी, लोगों की पहले तनख्वाह 10 रुपए थी, अब 20 रुपए हो गई, तो इससे लोगों को थोड़ा राहत मिलती है, अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा अपस्फीति की प्रॉब्लम आती है। इन्फ्लेशन यानी कि अपस्फीति की, अपस्फीति और अपस्फीति दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, इसको कहेंगे अपस्फीति। अब का मतलब है डाउन होना और अप का मतलब है ऊपर जाना। तो यहाँ पर क्या है, जो महंगाई बढ़ रही थी उसमें क्या हो रहा है? थोड़ा सा अपस्फीति यानी कि गिरावट आती दिखाई देती है। जब सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन का इंतजाम करती है तो ऐसी स्थिति में महंगाई थोड़ी सी नियंत्रण में आती दिखाई देती है। लेकिन लॉन्ग टाइम में क्या होता है? ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे फिर क्या स्थिति हो जाती है? इन्फ्लेशनरी पोजीशन आ जाती है, धीरे धीरे महंगाई बहुत बढ़ जाती है। अब एक प्रश्न पूछा गया था आईएएस प्रीलिम्स में, फिर बाद में पीसीएस में इसको रिपीट किया गया कि जब सरकार डिफिसिट मैनेजमेंट करती है तो सरकार द्वारा किए गए डिफिसिट मैनेजमेंट के ये जो प्रयास हैं, क्या प्रयास हैं? आरबीआई से कर्ज लेना, जनता से कर्ज लेना, बाहरी स्रोतों से कर्ज लेना और नई करेंसी छापना। सरकार ने अपने घाटे को पूरा करने के लिए ये जो पैसे का इंतजाम किया है, पैसा इकट्ठा किया है, इनमें कौन सा प्रयास ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति बढ़ेगी?
तो ये आपको हम बता दें यहाँ पर। देखिए, सरकार ने ये जो 50 रुपए का इंतजाम किया है ना घाटा पूरा करने के लिए, अब इसको ऐसे मान के चलिए कि अब लोगों की जेब में 50 रुपए ज्यादा हैं, लेकिन बाजार में सामान तो उतना ही है, लेकिन लोगों की जेब में पैसा पहले से ज्यादा है। उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन लोगों की जेब में पहले से ज्यादा पैसे आ गए। तो अब क्या होगा, अब बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति कम हो जाएगी, लेकिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में वस्तुएं महंगी हो जाएंगी और मुद्रास्फीति आ जाएगी। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, धीरे धीरे इन्फ्लेशन या स्फीति आ जाएगी और यह बहुत मुश्किल स्थिति होगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि घाटा कम से कम हो, जिससे कि जो फाइनेंसिंग डिफिसिट फाइनेंसिंग है वो कम से कम करना पड़े, जिससे कि बाजार में जो मनी का फ्लो है वो कंट्रोल में रहे, सर्कुलेशन कंट्रोल में रहे और मुद्रास्फीति ना आए। तो मुद्रास्फीति तो आ रही है क्योंकि 50 रुपए बाजार में और ज्यादा आ गए, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति कौन से कारण से आ रही है, तो वो है नई करेंसी इशूइंग। यानी कि जब सरकार नई मुद्रा छाप करके अपने घाटे पूरे करती है, तो इस वजह से जो मुद्रास्फीति आती है वो बहुत गंभीर और बहुत लंबे समय तक रहने वाली है, क्योंकि यह वो मुद्रा है जो हमेशा के लिए अर्थव्यवस्था में आ जाएगी। इसीलिए नई करेंसी छाप करके घाटे पूरे करने का विकल्प सरकार सबसे अंत में रखती है, क्योंकि नई करेंसी छापने से समस्या का समाधान नहीं होता। हम आरबीआई की टॉपिक में आपको बताएंगे कि आरबीआई कैसे नोट छापती है और क्यों बहुत सारे नोट छाप करके गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता, उसमें आपको बताएंगे। इसके अलावा और क्या होता है इसका इफेक्ट, द वैल्यू ऑफ मनी गोज डाउन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। यानी कि जब बहुत सारा पैसा सरकार छापती है और घाटे पूरा करती है, या बहुत सारे पैसे अर्थव्यवस्था में नए आ जाते हैं, तो इससे मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, किंतु मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, वैल्यू कम हो जाती है और ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति आ जाती है। और मुद्रास्फीति आने से मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। कब हो जाता है मुद्रा का मूल्य कम? इन्फ्लेशन में। जैसे उदाहरण के लिए, कल तक जो टमाटर आपको 50 रुपए में मिल रहा था, 50 रुपए में 1 किलो टमाटर मिल रहा था, फिर आपको 200 रुपए में वही टमाटर मिलने लगा, 200 रुपए में वही टमाटर मिलने लगा, 1 किलो ही मिला। यानी कि जब उसी मात्रा में सामान मिले लेकिन पैसे ज्यादा मात्रा में देना पड़े, इसका मतलब 200 रुपए का मूल्य 50 रुपए के बराबर रह गया, क्योंकि टमाटर महंगा हो गया, इन्फ्लेशन आ गया। तो इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या होता है, वस्तु का मूल्य बढ़ता है लेकिन मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। इसीलिए सरकार को अपने डिफिसिट को बैलेंस रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि बजट जो है वो कल्याणकारी भी हो, लेकिन घाटे बैलेंस रहें, और इसके लिए बजट बनाने की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज करना चाहिए। टाइप्स ऑफ बजट में देखिएगा और बताइएगा कि उनमें से सरकार कौन से तरीके से, यानी कि बजट बनाने की कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जाए जिससे कि इन घाटों को बैलेंस में रखा जा सके। खास तौर से विकासशील देशों के लिए घाटे का बजट जरूरी है, क्योंकि विकासशील देशों की सरकार को एक तरफ को तो देश की अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, और दूसरी तरफ असमानता को दूर करने, गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करना पड़ता है। तो इससे सरकार के घाटे निरंतर बढ़ते जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को नियंत्रित करके और बजट की आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इन घाटे को बैलेंस किया जा सकता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सरकार कौन सी प्रणाली का यूज करे, किस प्रकार का बजट बनाए जिससे यह घाटे कंट्रोल हो, और इन घाटों को कंट्रोल करने के लिए कोई सुझाव अगर आपके पास है तो वो जरूर दीजिएगा। थैंक यू।